हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये नया टॉपिक जो है पिछले सीरीज से ही रिलेटेड है, जो कि ब्लड के हैं। तो ऑलरेडी हम 2 लेक्चर ब्लड पे डाल चुके हैं, तो ये थर्ड टॉपिक है और थर्ड टॉपिक को भी हम डालने जा रहे हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड है। सो होप यू विल enjoy दिस टॉपिक और लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव यू विल गेट फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आप मैं कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से गो थ्रू होइएगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से गो थ्रू होंगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी फॉर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वीडियो। सो नाउ जो कि हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक का नाम क्या है? WBC। WBC का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉर्पसल। ओके। सो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। एवरेज पर्सन के अंदर अगर हम बात करें, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट है जो कि बॉडी के अंदर फाइगोसाइटोसिस क्रिएट करता है। ये एलर्जिक रिएक्शन में इसका सिग्निफिकेंटली रोल होता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें ये जो है वार्निंग का सिग्निफिकेंस शो करता है। अगर हम बात करें कोई भी वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है तो सबसे पहले WBC का काउंट जो है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एवरेज पर्सन में जो ल्यूकोसाइट का नंबर कितना रहता है। एवरेज पर्सन की बात करें तो ल्यूकोसाइट का नंबर 6000 से लेके 8000 माइक्रोलीटर रहता है। ओके, ये एवरेज पर्सन में RBC का काउंट है। सो देखते हैं हम लोग 6000 से 8000 पर माइक्रोलीटर एवरेज पर्सन। ये RBC का WBC का काउंट है। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर 8000 माइक्रोलीटर से इसका अमाउंट बढ़ रहा है, 8000 माइक्रोलीटर से इसका अमाउंट ज़्यादा है, देन पर्सन suffering from leukocytosis। अब ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि WBC का काउंट जो है ये बढ़ गया है। मतलब कि अगर WBC का काउंट मतलब कि 8000 माइक्रोलीटर से ज़्यादा है तो ये जो है फेनोमिना है, सिग्निफिकेंट है ल्यूकोसाइटोसिस का। सो ल्यूकोसाइटोसिस में हम लोग देखते हैं जब किसी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है, तो उस कंडीशन में जैसे कि UTI इन्फेक्शन, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी पर्सन के अंदर होता है, ट्रैक इन्फेक्शन, उस कंडीशन में क्या होता है? WBC का काउंट जो होता है पर्सन के अंदर बढ़ जाता है। बात करें इन्फ्लामेशन, जब स्वेलिंग होता है इन्फ्लामेशन के कारण भी ये क्या होता है? WBC का काउंट जो होता है पर्सन्स में बढ़ जाता है। स्ट्रेस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें के कारण WBC का काउंट जो होता है बढ़ जाता है। मेडिकेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेस के बाद हम लोग डिस्कस करें प्रेग्नेंसी।
प्रेगनेंसी के समय भी WBC का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। और ये प्रेगनेंसी के समय WBC का अमाउंट क्यों बढ़ता है? ये फिजिकल स्ट्रेस के कारण, पर्सन में फिजिकल स्ट्रेस फॉर्म होता है, इसके कारण WBC का जो काउंट होता है ये पर्सन के अंदर ये इंक्रीज हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन देखेंगे कि ये तो कंडीशन है जिसके कारण WBC का काउंट जो है बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं, अगर पर्सन्स में, अगर कोई पर्सन के अंदर 5000 से कम WBC काउंट है पर माइक्रोलीटर, WBC का काउंट है 5000 से कम, देन पर्सन को क्या है? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया जो वर्ड आता है ये लेस अमाउंट ऑफ WBC जो कि पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्या? ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूकोपीनिया का कंडीशन कब देखते हैं? बेसिकली ल्यूकोपीनिया का कंडीशन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के केस में देखते हैं। सो ल्यूकोपीनिया का जो कंडीशन है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के केस में देखते हैं, जैसे रोमैटिक अर्थराइटिस। और ल्यूकोपीनिया का कंडीशन जो कि एक ब्लड से रिलेटेड ब्लड कैंसर होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। जब पर्सन के अंदर ल्यूकेमिया। थर्ड कंडीशन जो कि ल्यूकोपीनिया का क्रिएट होता है और किसके कारण होता है ल्यूकोपीनिया? तो इसमें होता है HIV इन्फेक्शन के कारण, HIV इन्फेक्शन के कारण ये ल्यूकोपीनिया का कंडीशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट होता है जो कि ये क्या बोलते हैं कि ये सब जो डिजीज है जो कि क्या करता है कि ये जो है सिग्निफिकेंटली रोल है जिसमें देखते हैं कि WBC का काउंट जो होता है ये घट जाता है। तो एक हेपेटाइटिस भी, एक और हेपेटाइटिस जो डिजीज है इसमें भी देखते हैं हेपेटाइटिस, इसमें भी देखते हैं कि ये जब ल्यूकोपीनिया का कंडीशन होता है तो ये क्या होता है कि मतलब कि WBC का काउंट जो होता है रिड्यूस हो जाता है। तो ये सब डिजीज हैं जो कि ल्यूकोपीनिया कंडीशन क्रिएट होने के कारण हो रहा है। मतलब जब WBC का काउंट घट जाएगा जिसके कारण ये सब जो डिजीज है ये पर्सन के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। तो हमने देखा ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया, तो ये तो ब्लड WBC के काउंट पे अफेक्ट करता है। तो एवरेज जो पर्सन के अंदर WBC का काउंट रहता है 6000 से 8000 रहता है। और जो अगर 5000 से काउंट कम हो रहा है इसका मतलब ल्यूकोपीनिया का कंडीशन क्रिएट हो रहा है। अगर 8000 से काउंट ज़्यादा हो रहा है या फिर 10000 से काउंट ज़्यादा हो रहा है तो पर्सन के अंदर जो सिग्निफिकेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब कि ब्लड काउंट जो है WBC का काउंट जो है ये बढ़ गया है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि WBC के कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट के बारे में कंपोनेंट, तो WBC का जो कंपोनेंट है ये दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। एक तो ग्रेन्युलेटेड और दूसरा एग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्युलेटेड वो कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है? ग्रेन्यूल कंटेन करता है। वो कंटेंट जो कि क्या करता है? ग्रेन्यूल को कैरी करता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलेटेड। तो ग्रेन्युलेटेड का जो साइज होता है, सेल का जो साइज होता है ये लार्जर होता है, जिसमें इसका सेल का साइज क्या होता है? स्मॉलर साइज सेल होता है। एग्रेन्युलेटेड। जब ग्रेन्युलेटेड को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से देखते हैं तो ये जो है
ये विजिबल है, तो विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जबकि ये जो है इट डू नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसको स्टेन करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग क्वालिटी देता है, जबकि इसको स्टेन करते हैं तो पुअर स्टेनिंग, मतलब ये कलर को, ये जब डाई के साथ इसको स्टेन किया जाता है तो ये जो है कोई भी कलर को रिटेन नहीं करता है, लेकिन जब डाई के साथ इसको स्टेन किया जाता है तो ये कलर को रिटेन करता है। अब स्टेनिंग के बेसिस पे जो स्नो हुई इसका जो कि ग्रेनुलेटेड आरबीसी है, सॉरी ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी है, उसको क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो 3 पार्ट में स्टेनिंग के बेसिस। तो जो इसमें कौन कौन सा है ग्रेनुलेटेड, स्नोफिल, सेकंड क्या है बेसोफिल, थर्ड क्या है न्यूट्रोफिल। यहाँ पे क्या होगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सो अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं पहले ग्रेनुलेटेड कंपोनेंट को देखेंगे और फिर उसके बाद ए ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले हमने बता ही दिया है कि ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है कि जो सेल का साइज होता है ये लार्जर होता है, और ये क्या है कि विजिबल है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और जब इसको डाई के साथ स्टेन करते हैं, एसिड और बेसिक डाई के साथ, तो ये एसिडिक डाई में के साथ स्टेन हो जाता है, और ये क्या शो करता है, ये कलर शो करता है, और कलर जो है रेड और ऑरेंज, ये रेड और ऑरेंज का कलर को शो करता है जब एसिडिक के डाई के साथ क्या करते हैं, इसको स्टेनिंग करते हैं। ओके, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि इस्नोफिल का जो काउंट होता है जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण जैसे डिजीज लाइक अस्थमा, हे फीवर, जो कि एलर्जिक डिजीज है, इसमें क्या होता है कि इस्नोफिल का जो काउंट होता है, ये क्या होता है, काउंट ऑफ इस्नोफिल इंक्रीज हो जाता है। पारासाइटिक इन्फेक्शन जो कि किसके कारण होता है, नेमाटोड के और प्लेंटिक हेलिमेंथिस के कारण होता है, उसमें पारासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, साइटिक इन्फेक्शन के कारण भी इस्नोफिल का जो अमाउंट है ये बढ़ जाता है, इस्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है, काउंट जो है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस्नोफिल जो है ये इंडिकेटर है, ये किसका, एलर्जिक डिजीज जैसे कि अस्थमा और हे फीवर का ये इंडिकेटर है। अगर इस्नोफिल का काउंट डब्ल्यूबीसी के अंदर बढ़ा हुआ है तो या तो कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि अस्थमा और हे फीवर का, या तो फिर पारासाइटिक इन्फेक्शन है जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है। ओके, सो पारासाइटिक इन्फेक्शन किसके कारण हो रहे हैं, तो एक्स हेलमेंथिस या तो फिर प्लेटी हेलमेंथिस के कारण जो है पर्सन्स के अंदर पारासाइट इन्फेक्शन हो रहा है, वॉर्म का इन्फेक्शन होता है एक तरीके से।
तो जिसके कारण क्या होता है, इस्नोफिल का काउंट जो होता है ये बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इस्नोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेल का साइज़ तो बड़ा होता है, लार्ज सेल साइज होता है। अब सेल साइज में क्या होता है, इसमें लोब्यूल प्रेजेंट रहता है, और जो लोब्यूल रहता है ये बाई लोब्यूल रहता है प्रेजेंट। तो इसके से इस जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, तो बाइलोब न्यूक्लियस होता है इस तरह से, जिसको दूर से ही पता लगा सकते हैं। जब हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो इसको दूर से ही पता लगा सकते हैं कि ये जो है बाइलोब न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये जो बाइलोब टाइप का जो न्यूक्लियस है ये जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग इस्नोफिल। तो इस्नोफिल में जो है ये क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये बाइलोब न्यूक्लियस होता है। तो अब हम बात करें कि इसकी परसेंटेज और कंपोजिशन की, तो ये जो परसेंटेज होता है टोटल ओवरऑल, इसका जो परसेंटेज होता है 2% से 3% ऑफ डब्ल्यू का 2 से 3% पार्ट जो है ये ऑक्यूपाई करता है इस्नोफिल। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि नेक्स्ट अनदर कंपोनेंट है बेसोफिल। नाम से ही पता चल रहा है बेसोफिल कि जब बेसिक डाई के अंदर इसको रखा जाता है या बेसिक डाई से ट्रीट किया जाता है तो ये क्या करता है, रिटेन करता है। बेसिक डाई से ट्रीट करने के बाद ये क्या करता है, ये क्या करता है, कलर को रिटेन करता है। देन क्या करता है, इट रिटेन, क्या करता है, रिटेन को, कलर को रिटेन करता है। अब ये किस प्रकार के कलर को रिटेन करता है, तो जब बेसिक डाई से ट्रीट किया जाता है तो ये कलर जो है ब्लू और पर्पल, कलर को रिटेन करता है। तो ये जो है एक तरीके से इसका नाम जो है बेसोफिल, ये जो है इसके नेचर पे पड़ा है, बेसिक नेचर पे। इस्नोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल होता है। तो एक चीज़ और याद रखना है इसमें, एसिडोफिल, इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल। इसका बेसोफिल जो कि बेसिक नेचर टाइप पे पड़ा है, ये जो होता है एक तरीके से ग्रेनुलेटेड फॉर्म का ग्रेनुलेटेड फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी का फॉर्म है, एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि ये जो है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्फ्लामेशन को शो करता है। इट शोज इन्फ्लामेशन अंडर द एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या करता है, इन्फ्लामेशन को शो करता है। तो इट शोज इन्फ्लामेशन अंडर एलर्जिक रिएक्शन, अंडर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को शो करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फंक्शन होता है बेसोफिल का, इज सिमिलर टू मास्ट सेल, सिमिलर टू मास्ट सेल, मास्ट सेल। तो सेल के अंदर जो मास्ट सेल का काम क्या होता है, सिक्रीशन करना होता है इसका हिस्टामिन का, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। तो ये भी एलर्जिक रिएक्शन के समय क्या करता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को प्रमोट करता है, जो कि क्या करता है कि इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है एक और चीज़ का सिक्रीशन होता है जिसको बोलते हैं हेपरिन। हेपरिन जो होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, जो कि क्या करता है, जिसका काम क्या है हेपरिन का, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो फैट रहते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो एक तरीके से एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो कि सिक्रीट होता है हेपरिन, वो किससे होता है, बेसोफिल से ही होता है।
तो हम लोग देखते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन में ये क्या सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। और सेरोटोनिन जो है ये क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है, और हिस्टामिन प्रमोट करता है वेसोडाइलेशन को। जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा जाता है तो इसका जो कलर होता है, ये जो होता है इस तरह से इसका मेम्ब्रेन है, ये जो आसपास में है इसके साइटोप्लाज्मिक रीजन है। और इसमें अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो जब इसके न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है, देखा जाता है सही तरीके से, तो इसका न्यूक्लियस जो है एक से ज़्यादा लोब्यूल होता है, एक लोब्यूल, दो लोब्यूल और तीन लोब्यूल। तो इसका न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ट्राइलोब्यूल। इसका न्यूक्लियस जो है ट्राइलोब फॉर्म कर रहा है, ट्राइलोब का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से देखेंगे ओके। सो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर शो करता है, ये एक तरीके से ट्राइलोब्यूल स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है, ट्राइलोब्ड होता है। तो इस्नोफिल में हम लोग देखे थे बाइलोब न्यूक्लियस देखे थे, बेसोफिल में हम लोग देखते हैं ट्राइलोब न्यूक्लियस देखते हैं। तो ये तो बेसोफिल का फंक्शन था। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, जो कि अगर हम बात करें बेसोफिल का, तो बेसोफिल के परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट प्रेजेंट होता है ये WBC में। तो WBC के अंदर ये जो बेसोफिल प्रेजेंट रहता है अप्रॉक्सीमेटली 0.5% से 1% ऑफ WBC। तो ये WBC में सबसे कम पाया जाने वाला क्या है, ग्रेनुलेटेड कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट जो होता है सबसे कम पाया जाने वाला WBC में कंपोनेंट का नाम क्या है, तो बेसोफिल नाम है। यह सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट होता है 0.5% से लेके 1% ऑफ WBC। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल नाम से ही पता चला है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कंडीशन मतलब कि ना तो एसिडिक डाई के प्रेजेंस में ये कलर शो करता है, ना तो बेसिक डाई, मतलब एवरेज जो कि एसिड और बेसिस का जो कम्बिनेशन रहता है, मतलब कि अल्कलाइन नेचर में ये क्या करता है कि कलर को प्रोड्यूस करता है। और ये कौन से कलर को रिटेन करता है, कलर को देता है, ये पिंक कलर रिटेन करता है। तो जब इसको डाई को यूज किया जाता है तो ना तो इसका नेचर एसिडिक है, ना इसका बेसिक है, इसका बेसिकली नेचर होता है न्यूट्रल। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये कंपोनेंट है WBC के अंदर, जिसका परसेंटेज रहता है 65 से 70% ऑफ WBC। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है, 65 से 70% के आसपास में, 65 से 70% के अप्रॉक्सीमेटली ये न्यूट्रोफिल जो रहता है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल के बाद, न्यूट्रोफिल ही अभी पढ़ रहे हैं। तो ये जो होता है न्यूट्रोफिल जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ये जो है फाइगोसाइटोसिस नेचर को शो करता है, साइटोसिस नेचर को शो करता है, जिसके कारण ये क्या होता है, पैथोजन को किल कर पाता है। मतलब जब पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है, जिसके कारण ये क्या कर पाते हैं, पैथोजन को इजीली वे में ये डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। तो फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी नेचर को देखते हैं। अब इसका जो दूसरा नाम क्या है, PMNL है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, तो इसके शेप के कारण, इसमें शेप जो होता है न्यूक्लियस का जो शेप होता है मल्टी लोब्यूल शेप होता है, एक से ज़्यादा लोब्यूल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
इससे एक से ज़्यादा लोब्यूल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मल्टी लोब्यूल न्यूक्लियस होने के कारण इसका जो शेप है इसको कैसा बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। जब इसको रिटेन किया जाता है डाई के अंदर, तो ये रिटेन करता है पिंक कलर को। ना तो ये बेसिक नेचर का है, ना तो बेसिक नेचर का है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि फैगोसाइटोसिस में ये क्या करता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो एग्जाम्पल है, न्यूट्रोफिल जो एग्जाम्पल है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर सेलुलर डिफेंस में आता है। इसको ये जो है तो हमारा इम्यूनोलॉजी जब पढ़ते हैं तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे डिफेंस सिस्टम होते हैं। तो उसमें जो होता है ये सेलुलर डिफेंस के अंदर आता है, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो ये सेलुलर बैरियर के अंदर आता है इन न्यूट्रोफिल, और एक और आता है मोनोसाइट्स। तो इसके कंस्टिट्यूएंट की बात कर लिए कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है WBC में। ये 65 से लेकर 70% फैगोसाइटोसिस नेचर होता है, जिसके कारण पैथोजन को ये किल कर पाता है। ओके, सो ये तो हमारा हुआ न्यूट्रोफिल। अब हम लोग चलते हैं ए ग्रेनुलेटेड, इसके स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं ए ग्रेनुलेटेड WBC के बारे में पढ़ने के लिए। तो ए ग्रेनुलेटेड WBC में सबसे पहले मोनोसाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मोनोसाइट की बात करें तो इसको ए ग्रेनुलेटेड WBC बोलते हैं। अब इसको ए ग्रेनुलेटेड WBC क्यों बोलते हैं? इसमें ग्रेन्यूल जो होता है नॉट विजिबल होता है, नॉट विजिबल। इसकी स्टेनिंग क्वालिटी क्या होती है? स्टेनिंग क्वालिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेनिंग क्वालिटी क्या होती है? पुअर होती है। अब पुअर स्टेनिंग होने के कारण इसमें जो है कलर जो है स्टेनिंग करने के बाद इसमें कलर जो है ये शो नहीं करता है। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। और मोनोसाइट जो होता है इसका जो सेल का साइज क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर सेल साइज होता है, स्मॉलर सेल साइज होता है। सेल का साइज और न्यूक्लियस की साइज बोलें तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण इसमें साइटोप्लाज्मिक स्पेस जो होता है इसके अंदर क्या होता है? कम होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं मोनोसाइट का, तो ये सेल है और इसका ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, जो कि इजीली विजिबल होता है। और ये पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म का रीजन है, साइटोप्लाज्म का रीजन है। तो ये जो है मोनोसाइट का पार्ट है, न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट चलते हैं। और ये मोनोसाइट जो होता है ये क्या होता है? इसका जो नेचर होता है फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस। जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका भी एक सिग्निफिकेंटरी रोल होता है कि ये एक तरीके से एक इनेट इम्यूनिटी के अंदर सेलुलर डिफेंस का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जब मोनोसाइट मैच्योर होता है तो इसका जो शेप है ये जो है मैच्योर होने के बाद जो मोनोसाइट होता है ये माइग्रेट कर जाता है सेल में, और सेल में माइग्रेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज में। ओके, सो अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर होता है या फिर बीन शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो और अगर हम बात करें ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट का कि कितना % पार्ट जो है मोनोसाइट जो कि WBC के अंदर प्रेजेंट है, तो WBC के अंदर जो मोनोसाइट प्रेजेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 6 to 8% WBC के अंदर प्रेजेंट है मोनोसाइट। सो मोनोसाइट जो कि फैगोसाइटिक सेल होता है, ये ए ग्रेनुलेटेड फॉर्म का कंपोनेंट है। इसकी स्टेनिंग क्वालिटी की बात करें तो पुअर स्टेनिंग क्वालिटी है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है, साइटोप्लाज्मिक रीजन जो होता है छोटा होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, ये जो सेल का साइज जो होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अगर ओवरऑल बात करें तो 6 से 8% जो है WBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं।
सॉरी 6 से 8% WBC जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ओवरऑल ये ब्लड में, सॉरी 6 से 8% जो मोनोसाइट है ये WBC में प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये हमारा मोनोसाइट का स्ट्रक्चर था और फंक्शन था। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक लिम्फोसाइट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिम्फोसाइट में देखते हैं कि दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है। सो बी लिम्फोसाइट जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। सॉरी, ये बी लिम्फोसाइट है और ये टी लिम्फोसाइट है। तो बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और टी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। ओके, तो इसका इम्यूनोलॉजिकल रोल, इसका जो है एक इम्यूनोलॉजिकल रोल है। और अगर हम परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ये जो है 20 से 25% ऑफ WBC के 20 से 25% जो पार्ट होता है ये क्या होता है, लिम्फोसाइट का पार्ट होता है, लिम्फोसाइट से बना हुआ रहता है। तो इसमें न्यूक्लियस का साइज जो होता है बड़ा होता है। अगर हम ओवरऑल सेल की साइज बोलें तो सेल का साइज जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि सेल का साइज जो होता है छोटा होता है। ये भी क्या करता है कि कलर को रिटेन नहीं कर पाता है। ये भी क्या होता है कि लाइट स्टैंडिंग को उसकी प्रॉपर्टी को शो कर पाता है। ओके, सो ये बी लिम्फोसाइट था। और ये जो लार्ज साइज का स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो कि कंपोनेंट है लिम्फोसाइट का, और ये लिम्फोसाइट जो है ये एग्जांपल है एक रिलेटेड WBC के अंदर। तो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट जो कंपोनेंट होता है WBC में वो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो कंस्टिट्यूएंट होता है 20 से 25% पार्ट होता है जो कि लिम्फोसाइट का बना हुआ रहता है। तो ये हमने देखा लिम्फोसाइट के बारे में। तो आगे चलते हैं हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटलेट के बारे में। तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा पूरे तरीके से, और इस वीडियो को एक बार देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसे तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर कुछ और लगता है आपके तरफ से तो सजेशन दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ओके, थैंक यू।